हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में रेखाखंड एडी और बीई क्रमशः से भुजाओं बीसी और एसी पर लंब दिए गए हैं। दिखाइए कि सी डी गुणा में ए बी बराबर है सी ए गुणा में डीई। और देखिए ये हमें चित्र दिया गया है और चित्र में हमें पता है कि ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीई और एडी जो है इन सामने वाली भुजाओं पर लंब दिए गए हैं। ये हमें बोला गया है और ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण में देखो कुछ इस तरह से समझो कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहलाता है कि एक वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज हम लोग बना दे तो ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। और इसका गुणधर्म ये होता है कि कोण 1 और कोण 2 इसको मैं मान लेता हूँ, कोण 3 और कोण 4 इसको मैं मान लेता हूँ। मतलब जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल कोण 1 प्लस कोण 2 जो है इसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसी तरह कोण 3 जो है कोण 4 के साथ योगफल बना के 180 डिग्री बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद में देखो कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। क्या कि पहली चीज कि मान लो कि दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं। ये अपने पास पहली भाग होगी, ये दूसरा अपने पास है। दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं। इस त्रिभुज को नाम दे देता हूं मैं त्रिभुज एबीसी, इस त्रिभुज को नाम दे देता हूं त्रिभुज पीक्यूआर। अब मैं मान के चलता हूं कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, इसी तरह कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे कोण एबीसी जो है वो बराबर है कोण पीक्यूआर के। और इसी तरह कोण बीएसी जो है बीएसी वो बराबर है कोण क्यूपीआर के। ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ए समरूपता कसौटी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ए समरूपता कसौटी से क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। त्रिभुज पीक्यूआर के ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कि एक रेखा दे रखी है, इस रेखा पर हमें अनेक कोण बना दिए इस तरह से। ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया और ये कोण 4 हो गया। तो एक रेखा पर बने सारे कोणों का जो योग होगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज में हम लोग देखेंगे इस तरीके से। देखिए हम लोग इस तरह से मानते हैं कि मान लो कि कोई मैंने अर्धवर्त बनाया। इस तरह से अर्धवर्त मैंने बनाया और इस अर्धवर्त में मैंने ये व्यास जो है ये त्रिभुज का आधार मान लिया। त्रिभुज का आधार अगर मैंने व्यास को मान लिया तो इस अर्धवर्त में बनने वाले सारे कोणों का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। इस तरह से इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको एक्स वाई नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मान लो कि ये अपने पास P है और इसी तरह यहाँ पे Q बिंदु मान लो। और एक बिंदु और मान लो यहाँ पे कि ये अपने पास R बिंदु है। ठीक है, तो ये सारे कोण जो है आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो कोण XPY बराबर में कोण XQY बराबर में कोण XRY। ये सभी कोणों का योग जो है मतलब सभी कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि अर्धवर्त में बने कोण है। अब देखिए जो अपने को चित्र दे रखा है ना, इसको समझो। यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस तरह से इस पूरे को मैं AB को एक व्यास मान लूं वृत्त का, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से अपने पास ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त इस तरह से जाने वाला है। ये अपना वृत्त है, इस तरह से जाने वाला है। तो इसमें AB व्यास में इसको मान लेता हूं तो यहाँ पे देखो इस अर्धवर्त में बने दोनों कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए कोण AB को अगर मैं व्यास मान लूं चित्र में AB को व्यास व और क्या है AEDB को अर्धवर्त मान लिया जाए। अर्धवृत्त मान लिया जाए। इसको व्यास और इसको अर्धवर्त मान लिया जाए तो कोण देखो कौन कौन से कोण AEB और कोण ADB दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। कोण AEB बराबर में कोण ADB ये 90 डिग्री के बराबर पहले से दे रखे है। देखो हमने इसका उल्टा माना है, ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये दे रखा है और व्यास और अर्धवर्त हमें अपनी तरफ से मानना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के बराबर ये बोलूंगा ये दिया है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए जैसे मैं एक वृत्त बना लेता हूं, इस वृत्त में मैंने एक व्यास खींचा। इस व्यास को आधार मान के इसको मैं AB नाम दे देता हूं। इसको आधार मान के मैंने दो कोण बना दिए। पहला कोण मान लो यहाँ पे बन गया है और दूसरा कोण मान लो यहाँ पे बन गया है।
ये दो कोण मेरे पास बन गए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, ई नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी नाम दे देता हूँ। तो अर्धवर्त में बने कोण 90 डिग्री के बराबर तो होते ही है। साथ ही साथ ये अपने पास जो चतुर्भुज बना है एईडीबी, ये एक वृत्त के अंदर बना है, मतलब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कहेंगे कि चूंकि चतुर्भुज एईडीबी वृत्त के अंदर बना हुआ है, वृत्त के अंदर बना है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज की हम लोग क्या विशेषता जानते हैं कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो एईबी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, एईबी के सम्मुख कोण ये अपने पास एबीडी बन जाएगा, तो सॉरी एबीई बन जाएगा। तो इसको सही करेंगे इस तरह से, कोण एईबी, देखिए इसको मिला देता हूं, देखो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए, तो कोण एईडी जो है, कोण एईडी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो सॉरी बराबर नहीं है, इसमें जोड़ेंगे हम लोग दूसरा सम्मुख कोण इसमें जोड़ेंगे और दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण एबीडी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसी तरह आगे बढ़ता हूं, और ये दूसरा वाला कौन सा, एक तो कोण कौन सा बन जाएगा, बीडीई, तो कोण बीडीई और प्लस इसमें कौन सा जुड़ जाएगा, ये वाला ईएबी, कोण ईएबी, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग अगर किया जाए, मतलब कि कोण एईबी, कोण एईबी प्लस में कोण एडीबी, कोण एडीबी ये पहले से दे रखा है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब देखिए ये जो त्रिभुज दे रखा है इसमें जाते हैं, ये कोण 90 डिग्री का है और ये जो कोण पूरा है इसको मैं अगर इसमें जोड़ दूं तो एक रेखा पर बने कोण है दोनों ही, तो मैं कहूंगा एक तो कोण एईबी है और दूसरा कोण है सीईबी, तो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कहूंगा कोण एईबी प्लस कोण सीईबी इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। लिखेंगे एक रेखा पर बने कोण, एक रेखा पर बने कोण। अब देखो दूसरा भी, दूसरी रेखा पर बने कोण कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एडीबी और सीडीए, एबीडी एडीबी लिखेंगे, कोण एडीबी प्लस कोण दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा कोण है एडीसी, कोण एडीसी, कोण एडीसी इन दोनों का कोण दो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये भी एक रेखा पर बने कोण है, एक रेखा पर बने कोण। अब देखिए इसको तो मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूं और इसको मैं समीकरण नंबर 5 नाम दे देता हूं। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए एक काम कर लेते हैं, हमें एईबी ये 90 डिग्री दे रखा है और हमें एईडी के साथ में लेना है, तो एक रेखा पर बने कोण ये दोनों नहीं लेते हैं, इनको हटा देते हैं। हम जैसा एईडी जैसे एईबी और सीईबी को मैंने लिया, अब मैं क्या लूंगा एईडी और सीईडी इन दोनों का योग मैं 180 डिग्री के बराबर करूंगा। तो इसको मैं सही कर देता हूं, यहाँ पे तो एईडी आ जाएगा, यहाँ पे सीईडी आ जाएगा, तो यहाँ पे एईडी प्लस सीईडी इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण है। इसी तरह दूसरा वाला भी इसी तरह होने वाला है, तो ये क्या बनेगा बीडीई यहाँ पे बनेगा। तो इसको सही कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे दो कोण कौन से बन जाएंगे, पहला कोण तो अपने पास बन जाएगा ये बीडीई, तो बीडीई मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बी डी और ई, और जो बच गया उसको भी ले लेते हैं। कौन कौन सा बच गया, सी डी ई ये बच गया, तो इसको भी ले लेते हैं, सी डी ई बच गया। इसका योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि एक रेखा पर बने कोण है। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कोण एक, इसमें देखो कोण एईडी दे रखा है और इसमें भी कोण एईडी दे रखा है, दोनों कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब मैं कोण एक और सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 4 को उठा के लाता हूं। देखिए समीकरण 1 व 4 से इन दोनों समीकरणों से देख सकते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब देखो कोण एईडी तो कोण एईडी के बराबर हो जाएगा, इसके लिए एबीडी को भी सीईडी के बराबर होना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कोण एईडी ये बराबर होना पड़ेगा किसके, कोण एईडी सॉरी इसको मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, कोण एबीडी सीईडी के बराबर होगा, कोण एबीडी सीईडी के बराबर होगा। इसी तरह समीकरण 2 व 5 से, समीकरण
इसको मैं समीकरण नंबर 6 बोल देता हूं, और इसी तरह समीकरण 2 व 5 से दोनों समीकरणों को मैं उठा के लाता हूं, और दोनों समीकरणों से यहां से आप देख सकते हो बीडी तो बीडी के बराबर है, और कोण ईएबी का मान सीडीई के बराबर होना पड़ेगा। कोण ईएबी जो है, कोण ईएबी, ये इसको मैंने सही तो लिखा है ना, यहाँ पे देखो ईएबी, ईएबी अपने पास ठीक है, ईएबी आने वाला है। दूसरा अपने पास ये सीडीई के बराबर हो जाएगा। कोण सीडीई बराबर में कोण सीडीई, इसको मैं समीकरण नंबर 7 दे देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, जो त्रिभुज है ना उसको उठा के लाते हैं हम लोग। पहले इस तरह से अपने पास एबीसी त्रिभुज था, ये एबीसी त्रिभुज हो गया। अब इसमें इसको पहले तो नामांकित कर देते हैं, ये अपने पास एबीसी त्रिभुज हो गया, और उसमें अपने को रेखा दे रखी थी ईडी, ईडी रेखा दे रखी थी, तो इसमें ईडी रेखा की मैंने खींच दी, ये ई आ गया और ये डी आ गया। बीसी इसी तरह आने वाला था, ठीक है। ये अपने पास ए बी सी इस तरह से है, तो ए अपने पास नीचे है, इसको सही करेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको भी इसी तरह लिखेंगे ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या क्या कोण मिल गया, कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर है, सीईडी, तो सीईडी इस वाले कोण के बराबर है। इसी तरह कोण ई ए बी, मतलब कि कोण ई ए बी ये वाला कोण जो है किस वाले कोण के बराबर है, सीडीई, तो सीडीई ये वाला कोण है। तो दोनों त्रिभुजों को मैं उठा सकता हूं, कहूंगा कि त्रिभुज सीईडी व त्रिभुज सीएबी में इन दोनों त्रिभुजों को मैं उठाता हूं, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 से ए समरूपता कसौटी लगाऊंगा मैं। ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या समरूपता कसौटी में लगाऊंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज सीईडी उठा के लाता हूं ना, त्रिभुज सीईडी, तो इसके समरूप, इसके संगत भाग देखने पड़ेंगे। देखो सीई यहाँ पे सीईडी, तो ये अपने पास डीबीए बन जाएगा, तो डीबीए सॉरी सीबीए, इस तरह से देखेंगे सीबीए त्रिभुज हो जाएगा, सीबीए, तो त्रिभुज सीईडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीबीए के। और देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना था, कि सीडी गुणा में सीएबी बराबर में सीए गुणा में डी। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत जो भुजाएं होती है इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो सीई बटा में सीबी लिखता हूं यहाँ पे, सीई बटा में सीबी, और आगे बढ़ते हैं, और संगत भुजाएं कौन सी है, ईडी बटा में बीए, इसको भी लिखते हैं ईडी बटा में बीए। और इसके आगे हम लोग देखते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा सीडी बटा में सीए, इसको भी लिखेंगे सीडी बटा में सीए। ये अपने पास दोनों कोण, दोनों भुजाएं सारे संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों अनुपात में साथ में ले लेता हूं, तो सीई बटा में सीबी जो है ये बराबर हो जाएगा सीडी बटा में सीए। अब इसका वज्रगुणा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को सीई गुणा में सीए ही तो चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सीई गुणा में देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मेरे पास ए बी भुजा भी ली गई है, तो ए बी भुजा वाला अनुपात तो मैंने छोड़ ही दिया, तो ए बी भुजा वाला अनुपात मेरे को लेना पड़ेगा, और ये ए सी भुजा वाला अनुपात भी मेरे को लेना पड़ेगा। तो मतलब छूटेगा कौन सा, ये वाला छूट जाएगा, तो पूरा मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो लास्ट वाले दो है वो अनुपात मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों ली गई है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, देखो ये ए बी है और ये ए सी है, ये दोनों वाले मेरे को लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये दोनों जब बराबर होगी, और साथ ही साथ वज्रगुणा भी कर देता हूं, तो ईडी जो है वो गुणा में आ जाएगी सीए के, और ये बराबर हो जाएगी सीडी गुणा में बीए के, सीडी गुणा में बीए। अब देखो इनका उल्टा भी कर देते हैं, सीए गुणा में डीई कर देते हैं इसके, तो साथ सीए गुणा में डीई, इसको सही करेंगे सीए गुणा में डीई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एसी एबी कर देंगे यहाँ पे, तो एबी गुणा में AB गुणा में CD कर देंगे, और यहाँ पे ये जो CA है इसको भी AC के बराबर कर देंगे, तो इसको लिखेंगे AC गुणा में DE बराबर हो जाएगा AB गुणा में CD। इसको देख लेते हैं, AC गुणा में DE बराबर है AB गुणा में CD के, तो यही अपने पास आ गया। देखो भुजा को चाहे उल्टा घुमा के लिखो चाहे सीधा घुमा के लिखो, वो अपने पास भुजा सही होने वाली है, तो AC गुणा में DE बराबर में AB गुणा में CD हो जाएगा, और यही अपने पास सिद्ध करना था। तो मुख्य उदाहरण का उपयोग करके हमने सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।